फर्स्ट ईयर पेपर 10th क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन यानी एक समावेशी शिक्षा का निर्माण यूनिट फर्स्ट इकाई 1। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आज हम जानेंगे हिस्टोरिकल प्रेस्क्राइब्ड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिजर्व नीड्स, अर्थात विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए समावेशी शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जिसको हम हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अच्छी तरीके से समझेंगे। Talented boys are always there, but inclusive education is not given to meet the needs of those children. In the 19th century, the roots of the history of the inclusive education in America and Europe are found in the original, even if we look at the ancient civilization, find that either physically handicapped children were murdered or society views them as stigmatized or they were considered insignificant. There are signs of not accepting handicapped children before the 19th century. Before the 19th century, handicapped children received signs of caring for kinds and fertilization towards education, अर्थात प्रतिभाशाली बालक तो सदैव होते ही हैं, लेकिन उन बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समावेशी शिक्षा नहीं दी जाती है। 19वीं शताब्दी से अमेरिका तथा यूरोप में समावेशी शिक्षा के इतिहास की जड़ें मूल रूप से पाई जाती हैं। प्राचीन सभ्यता पर यदि हम दृष्टि डालकर देखें तो हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो शारीरिक रूप से बाधित बालक हैं या विकलांग बालक हैं, उन बालकों की लोग हत्या कर देते थे, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि ये बालक समाज में इनको जीने का अधिकार नहीं है। अगर वो जीते भी थे, किसी तरह से माता पिता उन्हें जीवित भी रखते थे, तो समाज उन्हें कलंक की दृष्टि से देखता था। साथ ही साथ समाज उन ऐसे बालकों को नगण्य समझा जाता था, यानी कि ये बालक किसी प्रकार से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। 19वीं शताब्दी से पहले अपंग बालकों को स्वीकार न करना तथा उनके संग दयालुता से देखभाल न करना तथा शिक्षा के प्रति प्रतिकरण के संकेत मिलते हैं। उस समय ऐसे बालकों को बिल्कुल भी प्रेम दया का भाव नहीं था, बल्कि घृणा का भाव लोगों के मन में विचारों में होता था। In Italy, there was a lack of inclusive efforts of government and non-governmental organization towards the education of the affected children, as well as the government or non-governmental organization never paid any attention to this. Due to the changes in the development of the whole and civilization, later the behavior of society in Italy, people were mistreated and ignored. They were considered as a curse of God and the burden of their parents. That
clipped perfection is useless and unable to do anything on its own. These are creatures who deserve grace and will have to be cared for long as they live. अर्थात प्रारंभ में बाधित बालक या अपंग बालक की शिक्षा के प्रति सरकार कोई भी ध्यान नहीं देती थी, न ही गैर सरकारी संस्थाओं का समावेशी प्रयासों का किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ रहा था। अतः इस ओर ध्यान कभी भी ना सरकारी और ना ही गैर सरकारी संस्थाओं ने किसी प्रकार से कोई भी ध्यान दिया। समाज तथा सभ्यता के विकास में हुए परिवर्तन के कारण ही समाज के व्यवहार में परिवर्तन धीरे धीरे हुआ। शुरू में तो अपंगों के साथ बहुत बुरा दुर्व्यवहार किया गया तथा उनको इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। सभी लोग ये सोचते थे जो अपंग बालक हुए हैं या बाधित बालकों ने जो जन्म लिया है वो एक ईश्वर का अभिशाप है। ऐसा लोगों की मानसिकता, ऐसा लोगों की धारणाएं बन गई थीं कि भगवान की तरफ से उन्हें एक अभिशाप मिला है तथा माता पिता पर वो बोझ माने जाते थे। जो अपंग बालक और बाधित बालक हैं, ऐसे बालक माता पिता के ऊपर बोझ की तरह होते थे। शारीरिक रूप से बाधित बालकों के बारे में सामान्यतः ऐसा कहा जाता था कि जो ये बालक हैं, अपंग बालक हैं, ये पूर्णतः बेकार हैं, ये कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि ये स्वयं कुछ करने में असमर्थ हैं। अतः ये एक ऐसे जीव हैं जो कृपा के पात्र हैं और जब तक ये जीवित रहेंगे तब तक माता पिता को या उनके अभिभावकों को उनकी देखभाल करनी होगी। इसलिए इनको मार देना ही सही है क्योंकि ये ईश्वर का एक अभिशाप है। इस तरह की सोच समाज में हो चुकी थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे समाज के व्यवहार में परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन के साथ ही इन बालकों के बारे में लोगों को जागरूकता आई। सो नो अटेंशन was paid to the handicapped children. Later there was several attempts for their education. What the constrained children were deemed to be completely different from other children. Education institutions are established for the first time to the handicapped children. So the education of these handicapped children was done by placing them at special education centers separate from the normal children. हम इसको हिंदी में जानेंगे। इसलिए बाधित बालक या अपंग बालकों की ओर किसी प्रकार का कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद बाधित बालकों की शिक्षा के लिए बहुत प्रयास किए गए, लेकिन इन बालकों को अन्य बालकों से पूर्णतः भिन्न समझा जाता था। अर्थात जो बाधित बालक, अपंग बालक होते थे, इन बालकों को अन्य बालकों से अलग समझा जाता था। उनके बारे में विचार, लोगों का ये विचार था कि ये जो सामान्य शिक्षा के केंद्र से शिक्षा ग्रहण करने के अपंग बालक और बाधित बालक योग्य नहीं हैं। इन लोगों की शिक्षा के लिए अलग शिक्षण संस्थाएं होनी चाहिए। उनके मन में इस प्रकार के विचार आते थे या आए। इसलिए बाधित बालकों के लिए शिक्षा का कार्य सामान्य बालकों से अलग विशिष्ट शिक्षा केंद्रों में रखकर किया गया। इन लोगों के लिए अलग विशिष्ट शिक्षा केंद्र खोले गए, जिसमें जो सामान्य बालकों से अलग इनका शिक्षा केंद्र खोलकर इनकी वहाँ पर शिक्षण संस्थाएं कराई गई। इस तरह की मानसिकता, इस तरह की सोच
लिए हुए उस समय समाज था। In the second half of the 20th century, new ideas opened the doors in the new directions for the education of the disabled children. Now it is understood that the handicapped child is not different from the children, but both are the same type of handicapped child. It has a specific type of needs. The disabled have special needs of the disabled. Like other members of the society, the disabled also have the right of education. The disabled should have equal rights of participation or codification. Education of handicapped children should be done in the general educational institution by giving some extra help with the normal children. Later, through the clarity of the views of the experts and their suggestions, etc., in the directions have proved especially helpful for the handicapped children। अर्थात 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवीन विचारों तथा नवीन धारणाओं ने विकलांग बच्चों, अपंग बच्चों या बाधित बालकों की शिक्षा के लिए नई दिशाओं के द्वार खोल दिए। अर्थात जो विशेषज्ञ थे उनकी विचारधाराओं से स्पष्ट हो गया कि अब कुछ परिवर्तन समाज में होना है। अब ये समझा जाने लगा कि जो बाधित बालक हैं या अपंग बालक हैं, शारीरिक रूप से विकलांग बालक हैं, उन लोगों के लिए सामान्य बालकों से वो भिन्न नहीं माना जाएगा। वो बालक भी सामान्य बालकों के संग में बैठकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अपंग बालक एक ऐसा बालक है जिसकी आवश्यकताएं विशिष्ट प्रकार की होती हैं और बाधित बालकों की विशिष्ट आवश्यकताएं भी होती हैं। समाज के अन्य सदस्यों की तरह अपंगों को भी शिक्षा प्राप्त करने का समाज में उतना ही अधिकार है तथा समाज में भागीदारी और सहयोग का समान अधिकार अपंग बालकों को, बाधित बालकों को भी मिलना चाहिए। ऐसे बालकों का शिक्षण सामान्य शिक्षण संस्था में सामान्य बालकों के साथ कुछ अतिरिक्त सहायता देकर किया जाना चाहिए, जिससे ये बालक भी समाज में अपना स्थान बना सकें और समाज में एक ऐसा स्तंभ स्थापित कर सकें और माता पिता का नाम रोशन कर सकें। ऐसे विशेषज्ञों के विचारों की स्पष्टता, सुझाव इस दिशा में विशेष रूप से सहायक सिद्ध हुए। थैंक यू, धन्यवाद।